तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। बात करेंगे IRFC शेयर के बारे में। वीडियो के एंड पर बात करेंगे डिविडेंड और कुछ नए बोनस और स्प्लिट शेयर्स के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। IRFC में काफ़ी सारी नई इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी 5 से लेके 7 मिनट के लिए बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। काफ़ी सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिलती नज़र आएगी। वीडियो में जो भी डिस्कस करेंगे फॉर एजुकेशन पर्पस रहेगा, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, वो आप अलग से खुद भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन नो डाउट पहला पॉइंट क्लियर करूं तो लंबी अवधि के लिए IRFC काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं है। लेकिन दो चीज़ें यहाँ पर साथ में ध्यान रखने वाली हैं। पहला, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के रिजल्ट क्या हैं। इफ रिजल्ट कंपनी के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग है, बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं नेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और दूसरा, गवर्नमेंट द्वारा अगर सपोर्ट है, रेलवे पर बड़ी इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा इन्वेस्टमेंट, बजट पर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बजट्स आ रहे हैं, तो बैक टू बैक IRFC आने वाले सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आगे के लिए मैं समय सीमा भी बताऊंगा कि कितने समय में यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन उससे पहले पॉइंट को क्लियर करेंगे कि IRFC, आरवीएनएल, राइस, IRCTC, कॉनकोर, आइकॉन रेलवे शेयरों में जुलाई के महीने में जो जुलाई की शुरुआत हुई है, कुछ स्टॉक्स में शुरुआत जो है धमाकेदार रैली के साथ होती नजर आए। सो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट समझेंगे जिसकी वजह से आपको काफी सारी चीजों में क्लैरिटी मिलती नजर आएगी। यूनिवेस्ट की एक रिपोर्ट है जहां पर भारत में सबसे अच्छे मल्टीबैगर रेलवे स्टॉक की बात कही गई है, जो कि यहाँ पर काफी सारे स्टॉक्स हैं ही। लेकिन यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है, रीजन ही दिया जा रहा है कि क्यों रेलवे शेयरों को निवेश करने के कारण क्या है, रीजंस क्या रह सकते हैं, तो क्या संभावना बनती है। देखिए पहला पॉइंट समझ में आता है कि भारतीय रेलवे का 2.5 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक निवेश, जो कार्यक्रम असंरचना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उपकरण निर्माताओं के लिए बहुवर्षीय ऑर्डर प्रवाह की निश्चितता प्रदान करता है। तो यहाँ पर बैक टू बैक एक बड़ी अमाउंट हिंदुस्तान के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट्स के लिए निकाली जा रही है। 400 से अधिक वंदे भारत ट्रेन सेट के ऑर्डर कार्यक्रम से घरेलू कोच घटक आपूर्तिकर्ताओं के लिए रोलिंग स्टॉक विनिर्माण राजस्व में, रेवेन्यू में भी भारी वृद्धि हो रही है। यानी कि वंदे भारत का हिंदुस्तान में विस्तार हो रहा है। माल ढुलाई गलियारे की बात कर लें तो 3300 किलोमीटर के DFC परिचालन खंड इस्पात, सीमेंट, खनन क्षेत्रों से उच्च क्षमता वाले बॉक्सन और BOBR मालगाड़ियों की मांग को बढ़ा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में इन चीजों की मांग जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। भारत का 25 से अधिक शहरों में फैला मेट्रो रेल नेटवर्क, मेट्रो कार सिग्नल, बुनियादी ढांचे की आपूर्ति की बढ़ती मांग भी पैदा कर रहा है। यानी कि मेट्रो रेल का भी विस्तार भारत में हो रहा है और 25 से अधिक शहरों में फैला मेट्रो का नेटवर्क भी है। स्टेशन पूर्ण विकास, यानी कि भारत के 1300 स्टेशनों का आधुनिकीकरण कार्यक्रम रेलवे असंरचना ठेकेदारों के लिए महत्वपूर्ण सिविल निर्माण और रेवेन्यू की सृजित करता है। तो यहाँ पर ये कुछ रीजंस दिए गए। अब इनमें से कौन सा रीजन सबसे इफेक्टिव है, यहाँ पर मेरे को जो सबसे अच्छा इनमें से लग रहा है वो है यहाँ पर वंदे भारत का विस्तार। क्योंकि वंदे भारत में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, बड़े निवेश आते नजर आएंगे और वंदे भारत से जो रेलवे पर लोग जो जहाज़ों पर सफ़र करना पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं वो वंदे भारत को सिलेक्ट करना पसंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा समझ ले तो देखिए एक चीज़ को आपको समझ के चलना है कि IRFC लंबी अवधि के लिए अच्छा है, लेकिन अगर एक शॉर्ट पीरियड को भी समझेंगे तो वो यहाँ से 2 से 5 वर्ष का बन रहा है, जिसमें IRFC एक सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और यह अक्सर थोड़ा धीमा, स्लो मूविंग प्रदर्शन करती है। इसीलिए इसमें निवेश का नजरिया लंबी अवधि में 2 से 5 वर्ष का होना चाहिए। तो यहाँ पर एक व्यू दिया जा रहा है कि जो प्रदर्शन है वो मूविंग जो है स्लो करती नजर आ रही है। सो दैट्स वाई इन्होंने यहाँ पर 2 से 5 वर्ष का नजरिया दिखा है अगर शॉर्ट पीरियड पे समझे तो। और अगर लंबी अवधि की बात करें तो 10 साल मिनिमम आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके अलावा देखिए किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले ये भी आप लोग फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श अवश्य लें, तो ये भी एक पॉइंट दिया गया है। इसके अलावा समझ लें तो IRFC का भविष्य में क्या संभावनाएं बनती नजर आ रही, क्या भविष्य बनता नजर आ सकता है, क्या संभावनाएं क्या हैं। तो देखिए भारतीय रेलवे की आधुनिकीकरण और एक बड़ी गवर्नमेंट द्वारा पूंजीगत व्यय यानी कि कैपेक्स और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार का सपोर्ट है और मोनोपोली व्यवसाय जो है उसके कारण भी दृष्टिकोण पॉजिटिव बना हुआ है। लेकिन नो डाउट अभी हिस्सेदारी सरकार की जो OFS की बिक्री देखने के लिए मिली, उसकी वजह से वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और बाजार में उतार चढ़ाव भी बन सकता है।
इसके अलावा अगर मैं कुछ की ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करूं तो भारतीय रेलवे में नई लाइनें, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हाई स्पीड ट्रेनों का लगातार विस्तार हो रहा है और उसके वित्त पोषण फाइनेंस में IRFC की काफी बड़ी भूमिका है। इस कंपनी के पास प्रमोटर के रूप में भारत सरकार का 80% से ज्यादा का भारी जो स्वेटिंग बना हुआ है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है ये भी अच्छी स्थिरता प्रदान करता है और कंपनी का कॉस्ट प्लस लीजिंग मॉडल जो है वो सुनिश्चित करता है कि इसका मार्जिन हमेशा स्थिर और सुरक्षित है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर पॉइंट करूँ कि रिस्क क्या है, देखिए सबसे पहला रिस्क OFS का रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में शेयर में आपूर्ति बढ़ती है जिसके कीमतों पर दबाव देखने के लिए मिल जाया करता है। दूसरा पॉइंट है ब्याज दरें, यानी कि IRFC देखिए भारी मात्रा में फंड बाजार से उठाती है और बॉन्ड यील्ड और ब्याज दरों में वृद्धि का सीधा असर इसकी फंडिंग की जो लागत है उस पर पड़ता सकता है। तो ये 2 पॉइंट थोड़े से चुनौतियों या चैलेंज या फिर रिस्क पॉइंट पर गिने जा सकते हैं, लेकिन नो डाउट यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स पॉजिटिव भी देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट की एक रिपोर्ट है जहां पर 12 महीनों के अगले शेयर की कीमत में गिरावट की संभावना जताई गई है। विश्लेषकों के अनुसार लगभग जो औसत मूल्य लक्ष्य टारगेट निकल के आ रहा है वो 63 से 60 पॉइंट का निकल के आ रहा है, यानी कि स्टॉक इनके अकॉर्डिंग 60 से 63 तक भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू जो इनका एक औसत मूल्य है जो इन्होंने निकाला है। अब ऐसा होगा यानी वो तो देखिए खैर मार्केट ही डिसाइड करेगा, लेकिन इनका व्यू यहाँ पर ये है। नो डाउट किसी ने 100 रुपये भी निवेश करने हैं तो 5-5 रुपये करके 20 बार में निवेश करें। जैसे जैसे स्टॉक 7, 8, 9 पॉइंट गिरता है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा एवरेज एक्युमुलेशन करते रहें, जिससे लंबी अवधि जैसे कि मैंने आपको बताया 2.5 साल, 5 साल, 10 साल, उसमें काफी अच्छे रिटर्न बनने की संभावना यहाँ पर बनती नजर आ सकती है। यहाँ पर रेटिंग एजेंसियां हैं जैसे कि केयर एज हो गई, क्राइसल हो गई, आइक्रा हो गई, इनके द्वारा काफी अच्छी रेटिंग्स भी IRFC को फिलहाल मिलती नजर आई है। हाल फिलहाल 2026 में अप्रैल महीने में रेटिंग अपडेट होती नजर आई, जहां पर काफी अच्छी रेटिंग्स आप AAA और A1+ में देख पा रहे हैं जो कि केयर एज द्वारा दी गई। दूसरी क्राइसल रेटिंग द्वारा भी यहाँ पर AAA और स्टेबल यहाँ पर रेटिंग जो है वो दी गई है। और इसी के अलावा अगर मैं बात करूं आइक्रा की, आइक्रा द्वारा भी A1+ और AAA की रेटिंग्स हमें बोरिंग्स में देखने के लिए मिल रही है। लॉन्ग टर्म बोरिंग या फिर आप शॉर्ट टर्म पॉइंट्स को समझें तो यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के लिए इनकी रेटिंग काफ़ी अच्छी बनी हुई है एजेंसियों की, जो अपने आप में IRFC को बड़ा बनाता है। एक IRFC में फिलहाल शॉर्ट पीरियड पे कुछ अच्छा नहीं चल रहा, वो है ट्रेंड की बात करूं तो 35 से नीचे है, जिसका मतलब है टेक्निकल वाइज स्टॉक वीक है। अपनी भाषा में कहूं तो कहीं ना कहीं स्टॉक में सेलर एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। आपकी लैंग्वेज में कहूं तो टेक्निकल वाइज स्टॉक कहीं ना कहीं वीक है। RSI 33.8 पर खड़ी है। अगर ये 30 से नीचे आती है तो ये ऐसा इंडिकेट करती है कि बिकवाली बहुत हो चुकी है, अब कुछ खरीदारी आनी चाहिए, लेकिन फिलहाल ये 33.8 पर खड़ी है। इसके जो इंडिकेटर्स हैं जैसे कि MACD सिग्नल, ये भी कुछ बेरिश इंडिकेटर ही बन रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ट्रेंड स्टॉक में सेलर वाला एक्टिव है कि कुछ बाइंग आती है फिर स्टॉक में सेलर एक्टिव हो जाते हैं, फिर कुछ बाइंग आती है स्टॉक में सेलर एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि नो डाउट लंबी अवधि के लिए स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 2 चीजों का ध्यान देना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट क्या है, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बजट में क्या अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, और इसी के अलावा पॉइंट्स को समझें तो यहाँ पर जो भी डिस्कस हुआ आगे करेंगे फॉर एजुकेशन पर्पस रहेगा। जो भी निवेश है फाइनेंशियल एडवाइजर का परामर्श जरूर। इसके अलावा समझ लें तो IRFC में पी रेशो की मैं बात करूं तो पी रेशो के अकॉर्डिंग अभी भी स्टॉक महंगे वैल्यूएशंस पर काम कर रहा है, क्योंकि अभी भी पी रेशो 10 से ऊपर है। पी रेशो के अकॉर्डिंग बात करें तो PFC रेक लिमिटेड जैसे शेयर्स अभी भी इनके प्राइस अट्रैक्टिव हैं, हुडको जैसे स्टॉक्स के। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें IRFC की तो IRFC अभी भी यहाँ पर पी रेशो 17.4 देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा समझें ऐसा पी इंडिकेट करती है। रिवेन्यू में आप लोगों को पता है लगातार एक अच्छा रिवेन्यू हमें देखने के लिए मिला है। इंटरेस्ट में भी काफ़ी अच्छा कंपनी कर पा रही है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का लगभग सही बना हुआ है, स्थिर बना हुआ है, आसपास बना हुआ है। लेकिन वो नहीं है कि यहाँ पर प्रॉफिट सीधा डबल होता नज़र आ रहा है या फिर कोई बड़ा फिगर देखने के लिए मिल रहा है। उसी वजह से यहाँ पर स्टॉक्स में आपको स्लो मोमेंटम बना देखने के लिए मिल रहा है। कुछ अच्छा परफॉर्म नंबर फिगर देखने के लिए मिले तो कुछ अच्छा सिनेरियो बनता नज़र भी आए। इसके अलावा समझे लेकिन ये लंबी अवधि के लिए ऐसा ही नहीं रहने वाला। लंबी अवधि में अच्छा हो सकता है, जिस तरह से मैंने रेगुलर आपके साथ अपडेट शेयर किए हैं। लेकिन ईयर ऑन ईयर देखें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रही है। कंपनी धीरे धीरे ग्रो हो रही है, नेट प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है।
रिजर्व की बात करूं तो नो डाउट कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ रहा है। अगर एक अच्छा रिजर्व कंपनी के पास रहता है तो बोनस डिविडेंड जैसी चीजें देना कंपनी के लिए आसान बात रहती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो हो सकता है प्रमोटर्स की होल्डिंग आगे चल के आपको 2% और कम होती नजर आएगी, जो कि अभी तक अपडेट नहीं हुई है। FIDI का डाटा देखने के लिए मिल रहा है, पॉजिटिव डाटा है, काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट पब्लिक का भी बना हुआ है। सो ऑल ओवर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी स्टॉक में बढ़िया देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा भी IRFC अब काफी अच्छा परफॉर्म करती नजर आ रही है। परफॉर्म करने का मतलब अपने बिजनेस के अंदर कंपनी नए क्षेत्रों में एंट्री कर रही है, जिसमें रेलवे, पावर जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन, फर्टिलाइजर, मेट्रो रेल, MMLP, लॉजिस्टिक, पोर्ट, वाटरवेज और माइनिंग, पोर्ट्स, बंदरगाह हैं। इस तरह से मैंने आपको इन चीज़ों, इस सभी पॉइंट्स पर डीपली भी वीडियोस में रेगुलर डिस्कस किया है, क्योंकि IRFC पर अपनी रेगुलर वीडियोस रहती हैं। इसके अलावा अगर IRFC की मैं कोलैब की बात कर लूँ तो ऑलरेडी IRFC ने MOU किए हुए हैं VOCP के साथ, SFC राइट्स के साथ, DMS के साथ, IFFC के साथ, MMRDA के साथ, JNPT के साथ, और कंपनी अलग अलग तरह से बिजनेस को अपने एंड करती नजर आ रही है। बाकी नो डाउट, जैसा कि मैंने पहले कहा, वीडियो में जो भी डिस्कस हुआ है, लंबी अवधि के लिए स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एजुकेशन पर्पस है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट वाइज वो अलग से खुद भी स्टडी कर सकते हैं। जिस तरह से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स का विस्तार हो रहा है, जो 7 नए हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर पर काम कर रही है, उससे काफ़ी अच्छे सिनेरियो आगे के लिए IRFC को बेनिफिट देते नजर आ सकते हैं। नई वैगन डिज़ाइन पॉलिसी, यानी कि माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने एक नई वैगन डिज़ाइन पॉलिसी बनाई है। सीमेंट, नमक जैसी वस्तुएं खास तौर पर डिज़ाइन किए गए डिब्बे तैयार किए जाएंगे, ताकि उद्योगों के लिए सड़क की बजाय ट्रेन के सामान भेजना अधिक आसान और सस्ता हो सके। यानी कि गवर्नमेंट का हर तरह से फोकस है कि किस तरह से ट्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया किया जाए। वैसे तो देखिए, IRFC को अगर समझें तो IRFC के क्या लाभ हैं, 2 लाभों में उसको देखा जा सकता है। पहला, भारतीय रेलवे के लिए क्यों फायदेमंद है, और दूसरा, शेयर होल्डर्स को भी इसका क्या फायदे मिल सकते हैं अगर कुछ संभावना या उम्मीदों की बात करें। सबसे पहला पॉइंट देखने के लिए मिलता है 0 NPA, यानी कि IRFC मुख्य रूप से रेल मंत्रालय भारत सरकार को कर्ज देती है, और सरकारी गारंटी होने के कारण इसका पैसा डूबने का जोखिम बिल्कुल शून्य है। किसी भी NBFC कंपनी के लिए यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, NPA। दूसरा पॉइंट समझे तो कंपनी ब्याज से कम, बाजार से कम ब्याज पर पैसा उठाती है और मुनाफा जोड़कर रेलवे को देती है। इससे कंपनी की कमाई और मुनाफा हमेशा स्थिर और सुरक्षित रहता है। IRFC अपने निवेशकों को नो डाउट अच्छा डिविडेंड भी देती नजर आ रही है। अब तक जो हिस्ट्री देखें, 2025-26 के लिए कंपनी ने कुल 2.10 रुपए प्रति शेयर का अंतिम डिविडेंड भी दिया। भारत में बुलेट ट्रेन, स्टेशन पुनर्विकास, वंदे भारत जैसी योजना के लिए भारी फंडिंग की जरूरत होती है, और रेलवे का जितना विस्तार होगा, IRFC का बिजनेस बढ़ने की संभावना उतनी ही बढ़ती नजर आएगी। सरकारी स्वाति में और स्वच्छ AAA रेटिंग देखने के लिए IRFC की मिलती है, जिसको IRFC के बाजार में बहुत कम ब्याज दरों पर लोन मिल जाता है। नवरत्न स्टेटस वो भी आपको पता है, जिसके पास है वो अधिक वित्तीय स्वतंत्रता है, और यह बड़े प्रोजेक्ट्स को तेजी से फंड कर सकती है। रेलवे के अलावा IRFC अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी फंड कर रही है, जैसे कि हाल फिलहाल में 13,527 करोड़ रुपए रीफाइनेंस होते समझौता होता हैदराबाद मेट्रो के लिए नजर आया। वैसे तो OFS देखने के लिए हमको मिला है, लेकिन जबकि कंपनी ने अभी भी, कंपनी में सरकार का बहुमत नियंत्रण अभी भी बरकरार है, यानी कि अभी भी IRFC में गवर्नमेंट की होल्डिंग काफी बनी हुई है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स को समझ लें तो भारतीय रेलवे को ही कर्ज देती थी पहले IRFC, लेकिन अब कंपनी रेलवे से जुड़े अन्य हाई प्रॉफिट वाले क्षेत्रों को भी लोन देती नजर आ रही है। यानी कि देश के बड़े शहरों में बन रहे मेट्रो प्रोजेक्ट, रैपिड रेल को फंड करना, माल ढुलाई को आसान बनाने वाले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण, रेलवे नेटवर्क को बिजली देने वाले पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, सोलर, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लोन देना, रेलवे से जुड़े खाद, कोयला उद्योगों को वित्तीय सहायता, यानी कि कहीं ना कहीं IRFC अब आगे की तरफ अपने बिजनेस से और आगे बढ़ती IRFC 2.0 की तरफ नजर आ रही है। इसके अलावा भी समझ लें तो रेल बजट फंडिंग की तुलना में अब जो नए निजी क्षेत्रों में लोन दिया जा रहा है, उनका इंटरेस्ट रेट मुनाफा मार्जिन ज्यादा है, जो कि इस रणनीति से समझे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन सुधरकर 1.50% हो गया है, जो इसके भविष्य के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। वैसे तो IRFC का अपना कोई बहुत बड़ा ऑफिस नेटवर्क या हजारों कर्मचारियों की फौज नहीं है, एक बेहद छोटी और कुशल टीम पूरी कंपनी का संचालन करती है, जिससे इसका ऑपरेटिंग खर्च ना के बराबर है और अधिकांश कमाई सीधे मुनाफे में बदल जाती है। देखिए, इसमें कुछ भी अलग से समझाने वाला नहीं है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो शायद आप लोगों ने गौर किए हो और शायद नहीं किए हो, लेकिन मैं यहाँ पर डीप पॉइंट्स पर बात करता हूं। कंपनी ने अपनी नई रणनीतियों में अगले 5 वर्षों में रेलवे इकोसिस्टम से जुड़े विभिन्न नए प्रोजेक्ट्स के माध्यम से 3 लाख करोड़ का अतिरिक्त व्यापार जोड़ने का रोड मैप भी तैयार। होप सो आप लोग यहाँ पर पॉइंट समझ पा रहे होंगे, बैक टू बैक आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिलती नजर आती होगी। नो डाउट लंबी अवधि के लिए IRFC स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन किसी ने 100 रुपए भी स्टॉक में निवेश करना है तो 5-5 रुपए करके 20 बार में करें। जैसे जैसे स्टॉक
8, 9, 10 पॉइंट गिरता है। थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करते रहें, एक लंबी अवधि में एवरेज पर स्टॉक होगा और अच्छे रिटर्न भी बनने की संभावना ज्यादा बनती नजर आएगी। बाकी देखिए, दो चीजें आपको साथ में ध्यान रखनी होंगी। पहला, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के रिजल्ट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस है और नोट। दूसरा यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा गवर्नमेंट द्वारा रेलवे पर बजट अनाउंसमेंट्स, या फिर कितना बजट निकाला जा रहा है कि रेलवे का फोकस बैक टू बैक गवर्नमेंट का फोकस रेलवे पर बड़ा बना हुआ है, या फिर ध्यान कम होता है नजर। अगर रेलवे की इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग फंड देखने के लिए मिल रहा है, बजट देखने के लिए मिल रहा है, तो ये चीज इसको पॉजिटिव और सकारात्मक बनाती है। बाकी देखिए, वीडियो में आगे भी बहुत डिस्कस होगा और पहले भी हुआ। जो भी किया गया फॉर एजुकेशन पर्पस है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट वाइज नहीं है, वो आप अलग से खुद भी स्टडी कर सकते। देखिए, बंगाल में 1 लाख करोड़ से बनेगा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3-4 दिन पहले की वीडियो पर, या फिर 5 से लेकर 6 दिन की पहले की वीडियोस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, जिसमें मैंने आपसे बात की थी कि आईआरएफसी का एक्चुअल बिजनेस क्या है और आईआरएफसी को एक्चुअल में बेनिफिट होता कब है। तो वहां पर यही बात रखी गई थी कि जब गवर्नमेंट द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तभी आईआरएफसी को उस चीज का फायदा देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नया रूप देने के करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बड़ी योजना सामने आई है। केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने हाल ही में कहा कि अगले 4-5 साल में कोलकाता मेट्रो के लिए ही 60 नई पीढ़ी की ट्रेनें लाई, और इसके साथ ही दिल्ली से सिलीगुड़ी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की योजना पर भी काम चला। और इस घोषणाओं के बाद रेलवे सेक्टर से जुड़ी गई कंपनियों के निवेशकों के रडार पर। लेकिन हम लोग बात करेंगे आईआरएफसी की। आईआरएफसी सरकारी कंपनी, सेक्टर की रीफाइनेंस करने वाली सबसे अहम सरकारी कंपनी। रेलवे जितना ज्यादा खर्च करेगा, उतना ही ज्यादा फंडिंग की जरूरत होगी और इसका फायदा आईआरएफसी को मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। वैसे तो कंपनी का शुद्ध प्रॉफिट जो देखने के लिए लास्ट हमें मिला, उसमें 7.8% बढ़कर आया, जबकि 7,009 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। कंपनी ने 35,000 करोड़ रुपए के लोन वितरित भी किए, जो उसके लक्ष्य से ज्यादा थे। एयूएम भी बढ़कर 4.85 लाख करोड़ हो गया। फरवरी 2024 में ओएफएस के जरिए सरकार ने 1.7% हिस्सेदारी बेची और बोर्ड ने 27 में 60,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी भी दी, जिससे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंडिंग जारी रखा जा। होप सो आप लोगों को क्लैरिटी मिलती होगी कि देखिए, गवर्नमेंट की ज्यादा खर्च रेलवे पर बढ़ेगा तो फंडिंग की जरूरत होगी और आईआरएफसी वहां पर खड़ा मिलेगा। लेकिन आईआरएफसी को भी फंडिंग के लिए अमाउंट्स की जरूरत होती है, तो गवर्नमेंट से भी 60,000 करोड़ रुपए तक के जुटाने की मंजूरी मिली हुई। इसी तरह से कंपनी अपने आप को धीरे धीरे जो है ग्रो करती नजर आती है। इसको समझे तो रेलवे सेक्टर पर नजर रख सकते हैं, शेयरों को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में मेट्रो विस्तार, स्टेशन पुनर्विकास और हाई स्पीड रेल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित। इन योजनाओं से रेलवे वैल्यू चेन से जुड़ी कंपनियों को फायदा मिला। हाँ, ज्यादातर परियोजनाएं शुरुआती चरण में है, इसलिए ऑर्डर और कमाई पर असर दिखने में समय लगता है। ऐसे में तितगढ़ रेल, आरवीएनएल, आईआरएफसी और कौन जैसे शेयरों पर आगे होने वाले घटनाक्रमों के साथ नजर रखना बेहतर। यानी कि एक संभावना जो है, पॉइंट्स रखे जा रहे हैं कि कुछ लंबी अवधि के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो रेलवे से जुड़ी कंपनियां काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। जब किसी ने 100 रुपए भी निवेश करने हैं तो 5-5 करके 20 बार में करें। जैसे जैसे स्टॉक 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 पॉइंट गिरता है, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करते रहें, लंबी अवधि में एक अच्छे रिटर्न बन सकते। 5.5 ट्रिलियन रुपए से अधिक की विशाल पूंजी निवेश परियोजना चला रहा है, यानी कि 1.53 लाख करोड़ रुपए की 100 नई स्वीकृत परियोजनाएं शामिल हैं, जिसमें हाई स्पीड कॉरिडोर, व्यापक डिजिटल सुरक्षा, 1 लाख तक माल गाड़ियों की खरीद भी शामिल है। इसी के अलावा समझे तो वंदे भारत नेटवर्क के तीव्र विस्तार के साथ साथ देश भर में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का विकास, जहां पर 16 ट्रिलियन रुपए का निवेश आने की जो है संभावना है। और तो और यहाँ पर भीड़ भाड़ कम करने के लिए 6,000 किलोमीटर से अधिक नए ट्रैक, मल्टी ट्रैकिंग लाइन, दोहरीकरण को कवर करने वाली 100 नई परियोजनाओं को मंजूरी मिलती नजर आई है। आने वाले 3 से 4 वर्षों में लगभग 1 लाख माल वाहक वैगनों के निर्माण के लिए 40,000 करोड़ के मूल्य का निविदा जारी किया जाएगा। और तो और यहाँ पर 765 करोड़ रुपए का आवंटन देखने के मिला, जहाँ पर उन डिजिटल प्रणालियों की 4.0 की बात। तो ये वो हाल फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट्स भी हैं इनमें कुछ, और काफ़ी जो हैं पुरानी अपडेट्स भी हैं कुछ यहाँ पर, जिनमें अनाउंसमेंट्स होती नजर आई, जैसे कि 1,000 ट्रेनों की अगले 5 वर्षों में। तो देखिए, बुलेट ट्रेन पर भी लगातार इन्वेस्टमेंट चलती नजर आ रही है। सो लंबी अवधि में देखा जाए तो गवर्नमेंट बैक टू बैक बड़ी इन्वेस्टमेंट्स रेलवे के ऊपर कर रही है। रेलवे पर पूरा फोकस गवर्नमेंट का बना हुआ है, जिसको देखते हुए समझा जा सकता है कि लंबी अवधि में एक अच्छा विकल्प, यहाँ पर अच्छी संभावनाएं इस क्षेत्र में बनती नजर आ सकती हैं। बाकी वही बात है, वीडियो में जो भी डिस्कस किया करेंगे फॉर एजुकेशन पर्पस रहेगा, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट वाइज
नहीं है वो आप अलग से खुद भी स्टडी कर सकते हैं। किसी ने 100 रुपये भी निवेश कर दिया है तो 5-5 रुपये करके 20 बार में करें। जैसे जैसे स्टॉक 10-10 पॉइंट गिरता है थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करते रहें, लंबी अवधि में स्टॉक में अच्छे रिटर्न बनते नजर आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट को समझा जाए तो पॉइंट यहाँ पर ये निकल करके आता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बैक टू बैक IRFC नए क्षेत्रों में एंट्री करता नजर आ रहा है, जो कि इसको अट्रैक्टिव बनाता है। बाकी देखिए म्यूचुअल फंड का डाटा भी जल्दी अपडेट होने वाला है लास्ट मंथ वाला, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी कि आगे क्या सिनेरियो बनते नजर आ रहे हैं। रेलवे परिस्थिति की तंत्र यानी कि नई लाइनों का वित्त पोषण, मल्टी ट्रैकिंग जैसी वर्धा, भुसावल, वडोदरा, रतलाम स्टेशन का पुनर्विकास और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, हाई स्पीड यानी कि बुलेट ट्रेन तरफ। उसके बाद अगर बात करें चल रहे प्रोजेक्ट्स की या फिर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स अपकमिंग है या फिर चलते प्रोजेक्ट्स की बात करें जो चल रहे फिलहाल क्षेत्र में नजर आ रहे हैं, बंदरगाह विकास यानी कि महाराष्ट्र में वधवन बंदरगाह परियोजना के लिए वित्त पोषण के लिए समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर हाल फिलहाल में कुछ समय पहले ही देखने के लिए मिले। लॉजिस्टिक पर बात कर लें तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों का भी विकास करना, महाजिनको और HPGCL यानी कि हरियाणा विद्युत उत्पाद निगम जैसी विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराना। ये फिलहाल IRFC के उस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं जो IRFC फिलहाल काम करता नजर आ रहा है। IRFC का जो कोलैब होते नजर आएंगे या फिर यहाँ पर जो कोलैब होते नजर आए, जिन क्षेत्रों पर कंपनी फोकस कर या फिर अपकमिंग को फोकस करती नजर भी आएगी। इन्हीं को थोड़ा सा और डीप में समझेंगे। वाहन परिवहन की बात करें तो NTPC जैसी संस्थाएं जो है उनका सामान्य प्रयोजन वैगन निवेश योजना के लिए वित्त पोषण करना, इस तरह से IRFC इन चीजों पर फोकस करती नजर आ रही है। केवल वाहनों के स्टॉक से आगे बढ़कर संबंधित बुनियादी ढांचे तक का विस्तार करना, भारत के महत्वाकांक्षी रेल अवसंरचना लक्ष्यों के लिए पर्याप्त वित्त पोषण भी प्रदान करना। इस तरह से IRFC की एक रणनीति हमें समझ आती है, लेकिन अगर एग्जैक्टली आपको भी समझ नहीं आया तो थोड़ा सा डीप इनको और लेके जाएंगे। IRFC का देखिए मुख्य रूप से एक वित्त पोषण निकाय है जो कि खुद परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं करता, बल्कि भारतीय रेलवे या फिर अन्य रेल संबंधी जो संस्थाएं द्वारा शुरू की गई प्रमुख अवसंरचना परियोजना है उसके लिए धन उपलब्ध करवाता है। IRFC द्वारा वित्त पोषित आगामी और चल रही परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल है। यानी कि कौन से वो मेन पॉइंट है समझेंगे तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय रेल योजना। IRFC भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय रेल योजना जो कि एक प्रमुख वित्त पोषक है, जिसमें 2030 तक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारी पूंजीगत व्यय शामिल है, जिसमें 100% रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन करना, नई लाइनें और स्टेशन अन्य शामिल है, जिसमें IRFC भी एक बड़ा वित्त पोषक है। दूसरा पॉइंट समझते हैं तो निगम विभिन्न राज्यों में सरकार द्वारा जो विशिष्ट नई लाइन मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं को वित्त पोषित करता है, जैसे कि उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में। यहीं पर तीसरा पॉइंट समझे तो समर्पित माल ढुलाई गलियारे और हाई स्पीड रेल। IRFC रसद लागत को कम करने के लिए समर्पित माल ढुलाई गलियारों के वित्त पोषण में शामिल है। यात्री और माल ढुलाई की गतिशीलता में सुधार के लिए जो हाई स्पीड रेल यानी कि बुलेट ट्रेन परियोजना है या फिर मेट्रो या फिर रैपिड रेल प्रणालियों के वित्त पोषण की भी योजना IRFC बना रही। फिर आता है एक पॉइंट स्टेशन का पुनर्विकास। कंपनी भारत भर में हजारों रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना का समर्थन भी करती है। अमृत भारत योजना तो खैर आप लोगों को पता ही होगी। और तो और एक पॉइंट और समझे तो यहाँ पर है नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद IRFC रेलवे के मुख्य परिचालनों से परे जाकर रेलवे प्रशासनिक तंत्र से जुड़े अग्रगामी और पश्चिमगामी दोनों प्रकार के परियोजनाओं के भी वित्त पोषण के दायरे में ला रहा है। अगर समझें तो IRFC ने फिलहाल कुछ ही समय पहले महाराष्ट्र में आगामी वधवन बंदरगाह परियोजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए तक की धनराशि प्रदान करने के लिए तैयार है, जहां पर एक महत्वपूर्ण रेल कनेक्टिविटी होगी। और यहां पर हमें कुछ समय पहले ही कोलैब भी होता नजर आया। इसके अलावा भी समझें तो विद्युत परियोजनाओं पर बात कर लें तो नागपुर के कोराडी थर्मल पावर स्टेशन में महाजैनको के लिए 660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल विस्तार परियोजना के लिए 10,500 करोड़ रुपए तक का वित्त पोषण। HPCL के लिए समझा जाए PGCL के लिए तो यमुनानगर स्थित दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट के लिए 800 मेगावाट यानी कि 6929 करोड़ तक का वित्त पोषण। NTPC को भी रिन्यूएबल एनर्जी और उस परियोजना के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मंजूरी देती नजर आई।
IRMCL के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से IRFC भारतीय रेलवे का जो 2030 तक का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल को ख़त्म करना और रिन्यूएबल एनर्जी और इन चीज़ों पर फोकस करना और सौर पवन के लिए वित्त पोषण विकल्पों की भी खोज कर रहा है। होप सो इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। मेन पॉइंट अगर हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें ईजिली समझ आ रहा है कि कंपनी एक्चुअल में कर क्या रही। इनमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हो चुके हैं, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो चल रहे हैं और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आगे चल के इनके अमाउंट या फिर धीरे धीरे जो जितने समय का कोलैब हुआ है उसमें दिए जाएं। लेकिन समझें तो पूर्ण वित्त पोषण यानी कि IRFC सक्रिय रूप से चल रही परियोजनाओं के लिए जो मौजूदा फिलहाल लोन है, ऋण है, उनका पूर्ण वित्त पोषण में संलग्न है। जैसे कि अंगुल सुविधा रेलवे परियोजना के लिए 2539 करोड़ रुपए का पुनर्वितरण ताकि अधिक शर्तें पेश की जाए। इस तरह से इन चीजों से हम समझ सकते हैं कि कंपनी यहाँ पर बड़ा फोकस कर रही है। मेन पॉइंट इसमें मुझे ये भी लगा कि नवरत्न के दर्जे के बाद कंपनी रेलवे के जो मुख्य परिचालन से परे जाकर जो रेलवे पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े यानी दोनों प्रकार की परियोजनाओं के दायरे में ला रहा है। ये जो पॉइंट है ये काफी बड़ा है। जैसे कि बंदरगाह यहाँ पर जहाँ पर हमने जो सारी चीजें देखी है मंजूरी, तो रेलवे संरचना जो है विकास पर जोर देने से IRFC को सीधा अगर हम प्लस पॉइंट समझे तो वो क्या है, अगर गवर्नमेंट यहाँ पर फोकस कर रही है विकास पर रेलवे के तो उससे जोर देगी, पैसा इन्वेस्ट करेगी, बजट बड़ा होगा तो IRFC को उसका प्रॉफिट मिल सकता है। बड़े पैमाने की परियोजनाएं भी निरंतर मांग बनाए रखती हैं और कुछ लोगों द्वारा वर्तमान गिरावट को यानी कि IRFC में जो गिरावट हो रही है उसको एक आकर्षक प्राइस यानी कि अट्रैक्टिव प्राइस के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन कुछ लोग है क्या नहीं है वो एक अलग पॉइंट है। आपका क्या व्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे। और तो और दो तीन चीजों को और समझें तो देखिए फिलहाल कंपनी की बढ़ी हुई उधारी यानी कि वित्त वर्ष 26 के लिए 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीकरण का लक्ष्य है जो Q3 तक 60,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। कंपनी पूंजी इकट्ठा करेगी तो उसके बाद ही ब्याज पर पैसा चढ़ाएगी और फिर कंपनी का एक कम उधार लागत वाला सीन भी देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि अभी फिलहाल कंपनी ने जापान के साथ जो एक बड़ा पीछे हमने कोलैब आपको बताया ही है, इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पर लोन के लिए लिया, वो क्या है कि आकर्षक येन या USD का ऋण का उपयोग करना और उससे अपनी मार्जिन्स यानी कि जो ब्याज मार्जिन है उसको बढ़ाना और उसमें लगातार वृद्धि की उम्मीद। और तो और मुख्य रेलवे के जो वित्त पोषण है आगे बढ़कर हाई स्पीड रेल, माल ढुलाई गलियारे, स्टेशन, बंदरगाह, लॉजिस्टिक पार्क विकास को भी शामिल करना है। सो ये कुछ कंपनी का लाइफ का भविष्य का दृष्टिकोण है या फिर टारगेट है। उसके अलावा भी समझें तो यहाँ पर कुछ टारगेट्स दिए गए हैं जिनको हम मतलब कोई एनालिसिस द्वारा यहाँ पर नहीं बताया जा रहा, एक ऐसे ही जो विशेषज्ञ द्वारा अगर दिया भी होगा तो, लेकिन कोई इसमें कोई हमें नेम नहीं मालूम कि किस बंदे ने यहाँ पर ये टारगेट दिए हैं, तो इसी वजह से इसको हम स्किप करेंगे। मेन पॉइंट को हमने समझा कि सबसे पहली बात तो ये कि जो उधारी अंतर्राष्ट्रीय बाजार है विशेष रूप से जापानी येन है उसका मूल्यवान जो बाजार है वह बेंचमार्क दर कम है, यानी कि उसका लाभ उठाकर IRFC घरेलू स्तर पर डोमेस्टिक लेवल पर या फिर जो इंडिया में कहीं घरेलू स्तर पर उपलब्ध ब्याज दरों की तुलना में अधिक ब्याज दरें प्राप्त करेगी। यानी कि इतना ब्याज कंपनी को देना नहीं आएगा जितना ब्याज यहाँ पर कंपनी प्राप्त करेगी और इस तरह से कंपनी आने वाले समय में अपनी लागत को कम करके कम उधारी लागत से लेकर के बेनिफिट रह सकती है। CB की बात करें तो सुविधा से IRFC का जो वित्त पोषण आधार है घरेलू बाजार से परे विस्तृत हो गया है जिससे एकल स्रोत वित्त पोषण पर निर्भरता भी कम हुई है। 3 वर्षों के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी एक उपस्थिति स्थापित हो गई है। और तो और इतना ही नहीं, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन जैसे प्रमुख वैश्विक ऋणदाता से असुरक्षित यानी कि अनसिक्योर लोन प्राप्त करना इंटरनेशनल मार्केट में भी IRFC की छवि को मजबूत करता है और ऋण योग्यता को भी दर्शाता है। यानी कि काफी अच्छी रेटिंग्स IRFC को मिली हुई हैं। दैट्स वाई यहाँ पर इतना अच्छा पॉइंट हमको देखने के लिए मिला है। और तो और इनकी जो संरचना है यानी कि भारत रिजर्व बैंक RBI के निर्देशों के अनुपालन से की गई है जिसमें 5 वर्ष की अवधि है और ऋणदाता के साथ कोई नियंत्रण खंड या शेयरधारता शामिल नहीं है जिससे IRFC की परिचालन स्वतंत्रता बनी रहती है। सो अगर इन पॉइंट्स को समझें तो यहाँ पर IRFC नो डाउट पॉजिटिव ही पॉइंट दिखाती फ्यूचर के लिए नजर आ रही है।